नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा छठी की नवीन पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ सत्रिय और बिहू नृत्य के प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा निकटता से समझ लेते हैं और आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। पहला विभाग है मेरी समझ से, जिसमें प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न है मां एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। दूसरा, उन्हें असम, बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। तीसरा, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। चौथा, वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह पहला विकल्प है, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। इसी के सामने स्टार लगाना है। दूसरा प्रश्न है अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं कि अनु के पास खिलौने थे। दूसरा है दोनों की आयु समान थी। तीसरा है दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। चौथा है एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका उत्तर दूसरा विकल्प सही होगा, दोनों की आयु एक समान थी। इसके सामने स्टार बनाएंगे। अगला प्रश्न है अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहले का उत्तर होगा क्योंकि एलिसेंड्रा को ब्रिटिश अकादमी द्वारा असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का कार्य दिया गया था। इसे बनाने के लिए उन्होंने असम के जनजीवन तथा वहां की संस्कृति के बारे में जानकारी इकट्ठा की होगी। इसलिए पहला विकल्प, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, सही होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि समान आयु के बच्चों में एक अलग ही आकर्षण होता है। उन्हें अपने साथ खेलने वाला एक और साथी मिल जाता है। यही कारण है कि उन्होंने तुरंत ही एक दूसरे की तरफ देखा होगा। अतः यहां दूसरा विकल्प सही होगा। आइए अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं तथा उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। आप अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो स्तंभ आपके सामने है, जहां स्तंभ 1 में लिखा गया है सत्र और स्तंभ 2 में उसके सामने लिखा है ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। सत्र 1 में दूसरे क्रम पर लिखा गया है बोहाग बिहू और सत्र 2 में दूसरे क्रम पर लिखा गया है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। स्तंभ 1 में तीसरे क्रम पर लिखा गया है लंदन और स्तंभ 2 में तीसरे क्रम पर लिखा है यूनाइटेड किंगडम, देश की एक सरकारी संस्था। स्तंभ 1 में चौथे क्रम पर लिखा गया है गुवाहाटी और स्तंभ 2 में चौथे क्रम पर लिखा गया है असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। स्तंभ 1 में 5वें क्रमांक पर लिखा गया है ब्रिटिश अकेडमी तथा स्तंभ 2 में 5वें क्रमांक पर लिखा गया है भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। स्तंभ 1 में 6ठे क्रमांक पर लिखा गया है 20वीं शताब्दी और स्तंभ 2 में 6ठे क्रमांक पर लिखा गया है ये असम के मठ हैं। इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। इनका मिलान इस प्रकार होगा। स्तंभ 1 में क्रम 1 पर लिखा गया है सत्र, इसका मिलान स्तंभ 2 के 6ठे क्रमांक से होगा, यानी सत्र ये असम के मठ हैं। इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। स्तंभ 1 में दूसरा क्रमांक है। स्तंभ 1 में दूसरा क्रमांक है बोहाग बिहू का, जिसका मिलान स्तंभ 2 के चौथे क्रमांक से होगा, यानी बोहाग बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। इसी तरह स्तंभ 1 में तीसरा क्रमांक है लंदन, जिसका मिलान स्तंभ 2 के दूसरे क्रमांक से होगा, यानी लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। स्तंभ 1 में चौथा क्रमांक है गुवाहाटी,
जिसका मिलान स्तंभ 2 के 5वें क्रमांक से होगा, यानी गुवाहाटी भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। स्तंभ 1 में 5वां क्रमांक है ब्रिटिश अकादमी, जिसका मिलान स्तंभ 2 के 3रे क्रमांक से होगा, यानी ब्रिटिश अकादमी यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है। स्तंभ 1 में 6ठे क्रमांक पर है 20वीं शताब्दी, जिसका मिलान स्तंभ 2 के पहले क्रमांक से होगा, यानी 20वीं शताब्दी कहेंगे ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक के समय को। आइए अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है पंक्तियों पर चर्चा। लिखा है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। पंक्ति है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जंगल, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। असम के चाय के बागानों में देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं भोगाली बिहू, बोहाग बिहू और कोंगाली बिहू, जिसे पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी पंक्ति है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख, दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न समाज और संस्कृतियों के विकास में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है सोच विचार के लिए। लिखा गया है कि निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। प्रश्न है कि उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई थी। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में असम की संस्कृति के बारे में बहुत सी बातें चल रही थी। उसके मन में भी वसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। प्रश्न ख, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, असम का बिहू नृत्य सामाजिक जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहली बार जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं तथा फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू आनंद से मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह खाने पीने, चलने और यहां तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। चौथा प्रश्न है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सत्रिय नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिय नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही सत्रों में प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर सत्रिया नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगी। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। आइए अगले विभाग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है निबंध की रचना। लिखा गया है कि गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों से बिहू और असम का एक रोचक और सरस वर्णन किया जाता है और लगता है कि मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है।
इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं, इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि यह पाठ एक वर्णनात्मक निबंध है। इसमें असम का तथा असम की संस्कृति का वर्णन किया गया है। इस निबंध में अपने अनुभव का भी वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से असम आने की पृष्ठभूमि बनी, किस प्रकार यात्रा की शुरुआत हुई, किस प्रकार घटनाएं आगे बढ़ती हैं। इस निबंध में घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध किया जाता है। इस निबंध में साधारण जीवन से जुड़ी बातें लिखी जाती हैं। इस प्रकार के निबंध में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। इससे बातें समझने में आसानी होती है। निबंधों में जिस प्रकार की शुरुआत की जाती है उसी प्रकार का अंत भी होना चाहिए। निबंध की यह प्रमुख विशेषता होती है कि वर्ण विषय को हमेशा लेखन के केंद्र में रखना चाहिए। आइए अब अगले विभाग की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अनुमान या कल्पना से। लिखा है अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। क बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। प्रश्न है, एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया था? इसका उत्तर लिखेंगे, बिहू नृत्य में समूह में नाचते स्त्री पुरुष अत्यंत उत्साहित थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक धारण की हुई थी। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित था। अगला प्रश्न, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। प्रश्न है, एंजेला और उसकी मां एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? इसका उत्तर लिखेंगे, मां एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान रखा होगा। मां ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान, शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी। साथ ही उन्होंने पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी तैयार किया होगा। अगला प्रश्न है, वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, असम में वन संपदा बहुत प्रचुर मात्रा में है। बिहू नृत्य के लिए बरगद के वृक्ष का चुनाव इसलिए किया गया होगा क्योंकि यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफी लोग इसके नीचे आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था? आइए अब अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है शब्दों की बात। प्रश्न लिखा है, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षक और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े हुए शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। संकेत दिया गया है, असम के नृत्य के बारे में शब्द ढूंढना है, त्योहार के बारे में शब्द ढूंढना है और भाषा आदि के बारे में शब्द ढूंढना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं बिहू, सत्रिया, झापी, मेखला चादर, बगान, असमिया, गमछा, होराई इत्यादि कई सारे शब्द लिख सकते हैं। आइए अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला, जिसका नाम है रोंगाली या बुहाग बिहू, यह वैशाख सामान्यतः अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा, भोगाली या माघ बिहू, यह सामान्यतः माघ महीने में या जनवरी महीने में मनाया जाता है। तथा तीसरा,
कोंगाली या काटी बिहू। यह कार्तिक महीने में सामान्यतः अक्टूबर में मनाया जाता है। अब प्रश्न है, एंजेला और उसकी मां एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, एंजेला और उसकी मां एलेसेंड्रा अप्रैल महीने में भारत पहुंचे थे। यह अवसर रोंगाली या बोहाग बिहू का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है। इसमें किसान बीज बोते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। उत्तर लिखेंगे, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं और इसे रोंगाली या बोहाग बिहू कहते हैं। दूसरी बार धान रोपने पर, जिसे भोगाली या माघ बिहू कहते हैं। और तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसकी कटाई करते हैं, तो इसे कोंगाली या काटी बिहू कहते हैं। अगला विभाग है पाठ से आगे आपकी बात। अपने समूह में चर्चा कीजिए। क, रानी आंटी की एक बिटिया थी, अनु। लिखा है, बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा एक अन्य शब्द भी है, बिट्टो। प्रश्न है, आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो इसका उत्तर लिखते हुए आप लिखेंगे कि मुझे अपने घर में प्यार से, अब जिस नाम से आपको आपके घर वाले बुलाते हैं वह नाम लिखना है और फिर आगे लिखेंगे नाम से बुलाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, आपके नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। तो यहां पर भी इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि मेरे नाम का अर्थ जो कुछ भी होता होगा वो लिख देंगे, होता है। मेरा यह नाम अब किसने रखा था, सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी दादी, मेरे दादा आदि ने रखा था। तीसरा प्रश्न है, वे एक साथ खेल रहे थे। और इसके साथ प्रश्न है कि आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, बताइए। इसके उत्तर में जो भी खेल आप अपने मित्रों के साथ खेलते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है, हम अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, लूडो, चेस इत्यादि खेलते हैं। इसमें से जो वाला खेल आप खेलते हैं आप उसकी जगह लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, असम में नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि मैं दिल्ली में रहता हूं। हमारे प्रांत में प्रायः सभी प्रकार का नृत्य किया जाता है, जैसे कथक, भांगड़ा, भरतनाट्यम, चरकुला आदि। यदि आपको इसमें से कोई नृत्य पसंद है तो आप लिखेंगे मुझे कथक नृत्य करना पसंद है। और यदि आपको नृत्य करना पसंद नहीं है या आप नाचते नहीं हैं तो फिर आप लिख देंगे यहां पर मुझे नृत्य करना पसंद नहीं है। आइए अगले विभाग में चलते हैं जिसका नाम है पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इसमें किसी राज्य की यात्रा कीजिए। इन 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। इन्हें देखने के लिए मानचित्र पर इस लिंक को खोल सकते हैं। इसका कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला विभाग है टाइम मशीन का। लिखा है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं।
यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, क्यों? उत्तर लिखेंगे इसका, यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक का सफर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे संसार के बारे में सब कुछ जानना है। यह प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर अलग हो सकता है। यदि आप चाहते हैं टाइम मशीन से कहीं और जाना या कुछ और करना तो आप यहां लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? यह प्रश्न भी एकदम निजी है, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यदि मुझे देना होता तो मैं लिखता, यदि मुझे ऐसी कोई वस्तु बनाने का अवसर मिलेगा तो मैं टाइम मशीन ही बनाना चाहूंगा ताकि लोग समय में यात्रा कर सकें। तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। तो यदि आप में से किसी ने संग्रहालय की यात्रा की हो तो आप उसकी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। जिन्होंने नहीं की होगी उन्हें मौका मिले तो वे अवश्य करें। आइए अब अगले विभाग में चलते हैं जिसका नाम है खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। अब प्रश्न है, अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? उत्तर लिखेंगे कि अनु के खिलौने लकड़ी, कपड़े और नारियल के बने थे। लंदन में एंजेला के खिलौने प्लास्टिक, कांच और चीनी मिट्टी के बने रहते होंगे। दूसरा प्रश्न है, आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते हैं, उनके नाम बताइए। उत्तर में हम लिखेंगे, हम अपने घर पर प्लास्टिक, लकड़ी, कागज आदि के बने बैट, गेंद, बैडमिंटन, कागज के जहाज, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा हम मोबाइल में भी ज्यादा समय खेलने में व्यतीत करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रत्येक प्रांत में बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि हमारे यहाँ लकड़ी से जानवर तथा अन्य खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, चिड़िया, मोर, लट्टू, बैट, हॉकी आदि। अगला प्रश्न है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई न कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको बताइए। तो यह प्रत्येक विद्यार्थी अपना उत्तर अपने हिसाब से लिखेगा, वो कौन कौन सा खिलौना बना सकता है। जैसे वो जहाज बना सकता है, मिट्टी से कोई मूर्ति बना सकता है, तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में यहां लिखना है। आइए अगले विभाग में चलते हैं जिसका नाम है पत्र। प्रश्न है, मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट पे हम पत्र लिखेंगे। चूंकि यह अपनी सखी को पत्र लिखना है तो पत्र अनौपचारिक होगा, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अपना पता, 108/2D डाउन स्ट्रीट, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद दिनांक लिखेंगे 30 अक्टूबर 2024 और फिर संबोधन लिखेंगे प्रिय सखी अनु। उसके बाद अभिवादन लिखेंगे नमस्ते। इसके बाद पूरी बॉडी लिखेंगे, मैं यहाँ ठीक हूं और आशा करती हूं कि तुम भी कुशल मंगल से होगी। जब से मैं भारत से यहाँ वापस आई हूं मेरा मन नहीं लग रहा है, बार बार मेरा मन असम ही चला जाता है। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे यहाँ के लोगों की बड़ी याद आती है। काश मैं एक बार और असम आ सकती। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक बार अवश्य ही असम आऊंगी और तुमसे मिलूंगी। अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना तथा अपनी माँ को मेरी ओर से नमस्ते कहना। इसके बाद फिर लिखेंगे तुम्हारी प्रिय मित्र एंजेला। दूसरा प्रश्न है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं।
संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तो जिन भी विद्यार्थियों के घर के आसपास डाकखाना डाकघर है वे जाएं और वहां से इनमें से कुछ भी पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि खरीद करके लाएं और पत्र लिखें। तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए डाक टिकट हैं। कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो यहां पर आप देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, कबीर दास, श्रीलाल शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर के डाक टिकट दिए गए हैं। अब इन पर आधारित प्रश्न है कि आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? अब इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि इन टिकटों में से मुझे सभी टिकट अच्छे लगे, किंतु महात्मा कबीर का टिकट मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कबीर मेरे प्रिय कवि हैं, वे एक समाज सुधारक भी हैं, उन्होंने सभी को सही राह दिखाई है। यह उत्तर प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो सकता है। यहां सारे उत्तर मेरे हिसाब से हैं, तो आप इसमें यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? तो उत्तर लिखेंगे, डाक टिकटों पर लेखक का हिंदी और अंग्रेजी में नाम तथा उनकी जन्म और मृत्यु का वर्ष दिया गया है। साथ ही कुछ डाक टिकटों पर लेखकों के हस्ताक्षर तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का भी चित्र दिया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले विभाग में चलते हैं, जिसका नाम है आज की पहेली। तो इसमें लिखा है कि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियां। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियां आप पहली बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। पहली पहेली है, सबसे पहले इसे असमिया में बोल रहे हैं, हाथीर दांत कदमर पात। हिंदी में इसका रूपांतरण होगा, हाथी के दांत सी कदम के पात सी। तो फिर इसका उत्तर होगा मूली। दूसरी पहेली है, पानी आसे मास नहीं, हाबी आसे बाग नहीं। हिंदी में इसका रूपांतरण करेंगे, पानी है पर मछली नहीं, और इसका उत्तर होगा नारियल। तीसरी पहेली है, आई बुलिले न लागे वो पाई बुलिले लागे। यानी लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे तो लग जाए। यानी लग लग कहने पर दोनों आपस में लगते नहीं, सटते नहीं, और बेलग कहे तो आपस में सटते हैं, तो ये होंठ है। चौथी पहेली है, सय चरण कृष्ण वर्ण पेट काटिलेउ नाई मरण। यानी काला तन है और 6 चरण है, पेट कटे पर भी न मरण। यह है चींटा। अगला विभाग है झरोखे से। लिखा है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं यह क्या है और कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? यदि हां तो आगे पढ़िए। असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी के हवाई अड्डे पर हुई थी। वहां पर प्रायः मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी
उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से या लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहां भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली, भूरी, सुनहरी साड़ियां पहनकर आई थीं। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं है बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है जो सभी प्रकार के रेशम में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ होता है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मूंगा सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़े में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। इसका स्रोत है बिमल श्रीवास्तव, स्रोत पत्रिका, अप्रैल 2008 से। अब साझी समझ में आप प्रश्न देखेंगे कि आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों, अपने समूह को बताइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मुझे इस लेख की सबसे अच्छी बात यह लगी कि असम के लोग अपने खान पान और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हैं। मुझे मूंगा सिल्क की यह विशेषता भी अच्छी लगी कि वह आसानी से घर पर ही धोई जा सकती है और हर धुलाई पर वह और निखरती जाती है। साथ ही यह भी कि वह लगभग 50 वर्षों तक खराब नहीं होता है, यानी यह बहुत किफायती होता है। अगला प्रश्न है, अगला विभाग है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों या QR कोड की सहायता से हम पढ़ व देखें व समझ सकते हैं। हम क्या क्या देख सकते हैं? असम बिहू लोक नृत्य, सत्रिय नृत्य, असम बिहू लोकगीत, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, भाषा संगम असमिया और मुकोली बिहू। इनके बारे में हमें और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये रहे सारे प्रश्न और उत्तर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।